बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली और सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। एक दो दिन में सरकार भी बन जाएगा। ऐसे में जो तमाम और पार्टियां थी, जन सुराज और महागठबंधन, तमाम अपने हार के विश्लेषणों में लगे हुए हैं। जन सुराज को कोई भी सीट नहीं मिला था पूरे बिहार में 243 सीट पर। ऐसे में छपरा में मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं जन सुराज के प्रत्याशी रहे जेपी सिंह जी। उनसे जानते हैं, वो पूर्व में मेजर भी रहे और सीनियर आईपीएस अधिकारी भी रहे। इस बार वो पहली बार चुनाव छपरा से लड़े। क्या कुछ कहते हैं, क्या सोचते हैं, स्वागत करते हैं उनका। बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ। जेपी सिंह जी, बताएं कि इस बार चुनाव में करारी शिकस्त मिली जन सुराज को और आपको भी करारी शिकस्त मिली, क्या कारण रहा होगा? देखिए, जन सुराज जो दूसरी पार्टियां हैं जो कि जाति धर्म और जो तमाम जो है रुपये पैसे के बल पर लड़ाई लड़ रही थी, उसके खिलाफ हम लोग गरीबी की आवाज़ उठा रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, बेरोजगारी कम करने की बात कर रहे थे, पलायन रोकने की बात कर रहे थे और बिहार अस्मिता की बात कर रहे थे। हम लोग आम आदमी के मुद्दों पर बात कर रहे थे। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो मैसेज आम आदमी तक जाना चाहिए था, हम लोग पहुंचाने की तो पूरी कोशिश किए, लेकिन अंत में पैसे का प्रभाव बहुत भारी पड़ा। और आपने पढ़ा होगा पत्रों में भी कि करीब 40,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से बिहार के गरीब जनता में बांटा गया है, और उसकी वजह से ये वोट की खरीद फरोख्त हुई है। नहीं तो हमें लग रहा है कि हमारी स्थिति काफ़ी बेहतर होती, जो आज से तो सर्टेनली बहुत बेहतर हो रही थी। लेकिन जनता सिर्फ पैसों के बल पे सारी जनता बिक गई, ये तो सवाल कोई और मानेगा नहीं। हर कोई मानने को तैयार नहीं है। आपके लोग स्पोक्समैन बोल रहे हैं कि हाँ, जनता बिक गई 10,000 रुपया लेकर, लेकिन क्या पूरी जनता 10,000 रुपया में बिक गई? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी जनता बिक गई। देखिए, जाति और धर्म हकीकत है बिहार की राजनीति का। तो हम लोगों ने जाति और धर्म के बंधन को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, और हमें लग भी रहा था कि ये बंधन टूट रहा है। लेकिन कोई भी चीज़ जो दशकों से चली आ रही है वो अचानक रातों रात नहीं टूटती है। तो उसका भी प्रभाव रहा, और जो पैसे का प्रभाव रहा, जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग रहा, वो भी रहा। और इसके अलावा राजद ने और भाजपा ने, दोनों ने बहुत ज़्यादा वोटरों का खरीद फरोख्त भी किया है, जो कि हमारे जन सुराज के उम्मीदवारों ने नहीं किया। और ख़ासकर मैं अपने बारे में तो बता ही सकता हूं, आप भी यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, आपको भी ऐसी कोई शिकायत सुनने में नहीं आई होगी कि जेपी सिंह ने किसी को एक पैसा भी दिया है वोट खरीदने के नाम पर। 3 साल से पदयात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, 3 साल से जगह जगह गए, हर गांव गए, हर जगह गए। आखिर लोगों में उन्होंने जो मुद्दा उठाया था पलायन का, शिक्षा का, लोग आखिर काहे गुम हो गए मात्र पैसे को लेकर? देखिए, प्रशांत जी तो ये कह ही रहे थे कि अगर आप मुर्गा भात और पैसे पर अपना वोट बेचेंगे तो 5 साल के लिए और इसी दुर्दशा में रहने के लिए तैयार रहिए। हम लोगों ने जितना बन सकता था हमने प्रयास किया, हमने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं की। लेकिन हम बिहार को बदलने के लिए आए हैं, केवल सत्ता पर कब्जा करने के लिए नहीं आए थे। इसलिए हमारा रुख बहुत क्लियर था, हम वोट नहीं खरीदेंगे। जनता का नब्ज पकड़ने में कहीं ना कहीं छूट गया कुछ ना कुछ स्टोरी। अरे, एक गरीब को गरीबी से बाहर निकालने का हम फॉर्मूला दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। अशिक्षित हमारा प्रदेश है, उसको शिक्षित बनाने का वादा कर रहे हैं, उसका रोड मैप दे रहे हैं, फार्मूला दे रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा जनता की बुनियादी मुद्दों की बात तो कोई पार्टी नहीं कर रही थी। अब कौन सा जनता से कनेक्ट विश्वास नहीं किया होगा जनसुराज प्रशांत किशोर पर, चूंकि 7.5 करोड़ की जनता ने वोट दिया। देखिए, एक और चीज़ होता है ना, एक और चीज़ होता है, जो 1990 से 2005 तक जंगल राज था, तो कहीं ना कहीं जो लोग अभी जंगल राज के भय से पूरी तरह से निकले नहीं हैं। तो भाजपा ने लोगों में, जो पहले भी भाजपा करती रही है और इस बार भी लोगों में जंगल राज का भय दिखाने की कोशिश किया, और उसमें भी वो कामयाब रहे। जो जन सुराज को कायदे से वोट आना चाहिए था, वो भी जंगल राज न आए, इसके रोकने के लिए लोगों ने भाजपा को वोट दे दिया। ये भी हुआ है।
तो इसमें जाति का भी फैक्टर रहा है, धर्म का भी फैक्टर रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग भी रहा है, वोटों की खरीद फरोख्त भी रही है और जंगल राज का भय भी रहा है। और सबका निचोड़ ये रहा कि जनसुराज को वो सम्मानजनक वोट नहीं मिला जिसके हम हकदार थे और मिलना चाहिए था। पर्सनल आपके व्यक्तित्व की बात करें, छपरा का दशा आप दिशा दोनों देख रहे हैं, क्या लगता है कि जो अभी स्थिति है पर अभी वर्तमान में वो आगे क्या जारी रहेगा ऐसे ही? देखिए, ये तो मैंने पहले भी कहा था कि लोगों को तय करना है कि विकास के लिए वोट देना है या जाति धर्म और सरनेम के लिए वोट देना है। जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है, जनादेश दे दिया है। जनादेश का मैं स्वागत करता हूँ। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, मालिक है। मैं इस फैसले का मैंने स्वागत करता हूँ। अब जो करना है वो तो विधायक ने करना है और जो परिणाम आएगा सामने आएगा, इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। मैं केवल शुभकामना दे सकता हूँ। जो विधायक से जीती हैं उनको मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगी। आप अब तो चुनाव समाप्त हो गया, क्या लोगों के बीच लगे रहेंगे सामाजिक कार्यों में या फिर चले जाएंगे? देखिए, जब मैं आया था तो भी 10 तरह के कयास लग रहे थे। 10 तरह की बातें अफवाह के रूप में फैलाई जा रही थी। अब तो चुनाव बीत गया है, परिणाम भी आ गया है। मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सारण मेरी जन्मभूमि है और अब मैंने इसको कर्मभूमि बना लिया है। मैं सारण छोड़ने वाला नहीं हूँ। सारण में रहूँगा, सारण में अपने लोगों के बीच में रहूँगा। जो भी बन पड़ता है वो मैं लोगों के लिए करूँगा। देखिए, पढ़ना पढ़ाना मेरी शौक़ है और नहीं तो मैं कोचिंग संस्थानों में जाऊँगा, स्कूल्स में जाऊँगा, लेक्चर वगैरह देंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे। ये सब तो कर ही सकते हैं। किसी न किसी रूप में समाज सेवा से जुड़े रहेंगे। मतलब सारण में रहिएगा, छपरा से जो जुड़े जगह है वहाँ पे रहिएगा आप? मातृभूमि है, इससे बढ़िया मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बीच में लोगों ने कैश लगा रखा है कि फिर से कहीं वापस चले ना जाए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में मेरा 1 इंच कोई ज़मीन नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह है हिमाचल, लेकिन कोई भविष्य में असमंजस नहीं रहे न हमें न किसी को, इसलिए मैंने कोई 1 इंच वहाँ ज़मीन नहीं खरीदा है। मेरा हिमाचल में कुछ नहीं है, न ज़मीन है, न फ्लैट है, न बगीचा है, कुछ भी नहीं है। और मैं सरकारी घर भी छोड़ के आया हूँ। तो अब ये है कि छपरा भी रहेंगे। बीच में बेटे और वाइफ दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, लीगल प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ भी आना जाना रहेगा। लेकिन मूलतः मैं छपरा रहूँगा, सारण में रहूँगा। अभी एक सीनियर आईपीएस जो बक्सर से चुनाव जीत चुके हैं, कभी जनसुराज में भी रहे, अब बीजेपी में जाकर उन्होंने जीत हासिल की है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। मतलब एक लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। आपको क्या लगता है उनके लिए? ये इस तरीका का जो थोड़ा सा उनका आइडियोलॉजी है, मतलब अलग लीग से हट करके अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करना, पर्सनल कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ करना, एक आईपीएस। देखिए, आपने चुनाव के दौरान देखा होगा, हमने भी एक अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। और चुनाव से पहले भी फेसबुक पर मैंने अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर जारी किया था कि कोई भी छात्र है जो पढ़ाई लिखाई के बारे में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के बारे में कुछ जानना चाहता है तो हमसे राय मशविरा ले सकता है, गाइडेंस ले सकता है। मैं उसको टिप्स दूंगा। तो हम लोग तो ये पढ़े लिखे लोग अपने तरीके से समाज की सेवा करते हैं और उन्होंने जो जारी किया है ये स्वागत योग्य कदम है। और दूसरे जो विधायक हैं उनको भी ऐसा करना चाहिए और लोगों की शिकायतों को सुनना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रयास है उनका। एक सवाल लेते हैं। अभी उदय सिंह ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके जनसुराज, उन्होंने कहा था कि जो 10 तारीख को एक आंतरिक बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, आंतरिक सुरक्षा पर हमला था, उसका कहीं ना कहीं इस वोट में पोलराइज हुआ वोटों का। क्या लगता है ऐसा कुछ? देखिए, ये जो घटना हुई है, घटनाएं कई बार हो जाती हैं। मैंने अब उसका एग्जैक्टली कितना प्रभाव पड़ा है मैं तो आकलन नहीं कर सकता, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है तो ज़रूर इस पर कुछ उनको विशेष सूचना होगी। और लेकिन ये है कि पहले चरण से वोट का परसेंटेज दूसरे चरण में बढ़ा है।
तो हो सकता है कि उसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ हो, लेकिन इस पर कंक्लूसिवली मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये तो जांच का विषय है। प्रशांत किशोर, अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे होंगे थोड़ी देर के बाद उनका भी पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है पटना में, हमने सुना है, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपना जो देंगे कि क्या हार का कारण रहा है वो भी हम जाएंगे। लेकिन अब सवाल सर उठता है कि आप मेजर रहे हैं, जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा पे बार बार हमला हो रहा है, पुलवामा पर, कभी दिल्ली पर, कभी पंजाब पर, आप तो इतना इतना अनुभव रहा है आपका सर, इसको कैसे देखते हैं? बराबर जो है हमला होता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पुलवामा हमला हुआ तो सऊदी अरब चले गए, इस बार हमला हुआ तो भूटान चले गए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है, ये पर ये प्रश्न तो उठता है, ये जिस तरह से हमला हुआ है ये प्रश्न उठाता है। कहीं ना कहीं ये चूक हुई है हमारे सुरक्षा एजेंसियों से। एग्जैक्ट कारण तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये बात सही है कि अगर इस तरह की बात हुई है तो अगर पहले से योजना बनी भी थी जाने की भूटान, तो उनको ये कैंसिल करना चाहिए था और यहाँ रहना चाहिए था। ये अच्छा नहीं लगता है कि देश में कोई इतनी बड़ी आतंकवादी घटना घटी हो। अभी सर निरीह 10 लोग मारे गए, अभी तो 10 से ज़्यादा मैंने चले गए हैं संख्या में, तो निरीह प्राणी मारा जा रहा है, आंतरिक सुरक्षा पर बम ब्लास्ट में। अब कह रहा है लोग फिदाइन हमला है, कभी कुछ हमला है। आप जो कि मेजर है इसलिए सारे सवाल आपसे हम पूछते हैं। देखिए, जो पूरा जो निटी ग्रिटी है उसका मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये जांच का विषय है। क्या सिक्योरिटी एजेंसीज जांच में क्या आता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सुरक्षा के मामले में एक बड़ी चूक ज़रूर है। लाल किला के पास ऐसी घटना घट रही है तो कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव लेकर बाहर से लोग आए हैं, बाहर के जो तत्व हैं मिले हैं, तो ये तो अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं रोकी गई तो भविष्य में बहुत बड़ा हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा को खतरा की तरफ संकेत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो एजेंसियाँ हैं वो दोषी हैं, वो पता नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल, सरकार दोषी बिल्कुल, कोई भी इस तरह की घटना हो रही है अगर जिसमें देश के किसी भी कोने में जान माल की क्षति होती है तो ये सुरक्षा की बड़ी चूक है। और ये घटना तो दिल्ली में हुई है और वो भी लाल किला के पास हुई है, तो इसको मैं बहुत बड़ी सुरक्षा के चूक के रूप में देखता हूँ। कहाँ क्या कमी रह गई, किसका क्या लैप्स हुआ, वो जांच का विषय है और इसको और पुख्ता करने की ज़रूरत है। लेकिन अमित शाह जाते हैं वहाँ पर उस घटना स्थल को देखते हैं, अस्पतालों में जाकर मिलते हैं लोगों से, लेकिन घटना का सही कारण और सही तथ्य अभी तो कुछ लोग पकड़ाए भी है, 10 डॉक्टर भी पकड़ाए, 2-4 डॉक्टर जो मुस्लिम समाज से हैं, एक्सप्लोसिव भी पकड़ाया है, लेकिन होने के घटना के बाद ही पकड़ाता है, पहले क्यों नहीं पकड़ाता है? ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि एक्सप्लोसिव पकड़ा जाता है, हथियारों का ज़ख़ीरा पकड़ा जाता है, तो अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो हो सकता है कई वारदातें हो जाती। तो कई बार वारदात होने से पहले भी पकड़ा जाता है, लेकिन वो इतना पब्लिक लाइमलाइट में नहीं आता है। सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन कई बार कोई ना कोई चूक हो जाती है जिससे इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए। हर घटना को पाकिस्तान पर आयोजित कर दिया जाता है, कहाँ तक सही है? देखिए, पाकिस्तान तो पेरेनियल सोर्स ऑफ टेररिज्म है। पेरेनियल सोर्स समझते हैं ना, जैसे कि हिमालय पर बर्फ़ है तो पानी पिघलता रहता है और पानी आते रहता है नदियों में, तो कंटिन्यूअस सोर्स है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला सोर्स है। उसी तरह से पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और वो परमानेंट सोर्स ऑफ टेररिज्म है। वहाँ से टेररिस्ट आते रहते हैं। जो टोपोग्राफी है वो इस तरह से है कि हम तो रहे हैं बॉर्डर पे तैनात रहे हैं, हम सियाचिन में रहे भी हैं, कारगिल में रहे हैं, हम पुंछ राजौरी में रहे हैं, पंजाब में रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे। तो बॉर्डर की हमारा बनावट इस तरह से है कि फुल प्रूफ 100% इन्फिल्ट्रेशन को रोकना बहुत कठिन है। और अब तो ड्रोन वगैरह के माध्यम से भी हथियार वगैरह भेज देते हैं। तो एकमात्र तरीका है कि हम अपनी चौकसी को इतना ज़्यादा रखें कि कोई भी टेररिस्ट बाहर से आए तो उसको पनाह नहीं मिले, हथियारों का ज़ख़ीरा नहीं आए और हमारे लोग इतने अच्छे हों, क्योंकि टेररिज़म जब तक स्थानीय लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, टेररिज़म थ्राइव नहीं कर सकता, सस्टेन नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे जो युवक हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, नवयुवक हैं, वो पूरी तरह से देश के प्रति उनके प्रेम रहे, भक्ति रहे, देश प्रेम रहे, राष्ट्रभक्त रहें सभी।
यही निदान है। देश के होम मिनिस्टर और ये रक्षा मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, चुनाव में प्रचार करने आते हैं और बार बार कहते हैं सिंदूर ऑपरेशन जारी है, सिंदूर ऑपरेशन जारी है। कैसे देखते हैं सर, ये लोग आकर देश का जो विकास होना चाहिए, वहाँ पे आंतरिक सुरक्षा का विकास डेवलप होना चाहिए, वहाँ पे ये लोग खाली सिंदूर ऑपरेशन पे फोकस करता है, तो ये वोट पोलराइज करता है लोग सरकार देश के नाम पर। देखिए, ऐसा है ना कि छपरा में अनेक लोग आए, अनेक बड़े बड़े राजनेता आए, किसी ने जल भराव पे तो बोला नहीं, किसी ने यहाँ शहर की गंदगी पर तो बोला नहीं, किसी ने यहाँ के ट्रैफिक कंजेशन पर तो बोला नहीं, सारण में उद्योग नहीं लगे हैं इस पर तो किसी ने बोला नहीं, चीनी मिल यहाँ पर बंद हो गया, कब शुरू होगा इस पर तो किसी ने बोला नहीं। हमारे यहाँ अनेक उद्योग लग सकते हैं, इतने लाखों की संख्या में नौजुवक बेरोजगार हैं, इस पर तो किसी ने बोला नहीं। जनता भी नहीं सुनना चाहती। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब तक इन्हीं नामों पर, जब तक हिंदू मुसलमान पर और जब तक पाकिस्तान के नाम पर वोट मिलते रहेंगे, तब तक ये लोग सिंदूर ऑपरेशन की ही बात करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। आखिरी सवाल सर, अब जन सुराज में अभी जुड़े रहेंगे या इसे हटने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि प्रशांत जी ने पहले ही कहा है कि अगर हमको 0 सीट अभी आ गया तो भी हम लोग अपना काम करते रहेंगे और डबल मेहनत करेंगे। जन सुराज ज्वाइन करने के लिए ही मैं आया हूँ, जन सुराज में हूँ भी और जन सुराज से जुड़े रहेंगे, क्योंकि जन सुराज जनता की असली मुद्दों को उठा रहा है। इसलिए मेरा कोई उद्देश्य विधायक बनना नहीं था और एमपी बनना नहीं था, नहीं तो मैं रिटायरमेंट के बाद भी आके लड़ सकता था। इसलिए जन सुराज से जुड़ाव हमारा लगा रहेगा। जन सुराज दोबारा से फिर से 0 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि 0 सीट आया था। लगातार बने रहेंगे। हमारे साथ सीनियर आईपीएस अधिकारी, पूर्व में मेजर भी रहे, कई तरह के तमाम पदों पर रहे, तमाम अपना समीक्षा बताएं। छपरा से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर लोगों ने वोट किया। हालांकि इस चुनाव में इनकी जीत नहीं हुई, लेकिन भविष्य के लिए शुभकामनाएँ हैं। मेरे साथ बने रहे। मेरा नाम संजीव मिश्रा, न्यूज़ एनालिस्ट, ई बिहार डिजिटल न्यूज़ पर। थैंक यू। थैंक यू।